बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लैडर कैपेसिटी इन न्यू बॉर्न। हमने अडल्ट का बहुत पढ़ते हैं बार बार, यहाँ पे बच्चे की पूछ लिया भाई, एक बच्चे का पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लैडर कैपेसिटी इन न्यू बॉर्न। एक बेबी है जो 28 दिन का है, 28 दिन के बेबी के अंदर ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? 600 से 800 ml नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा हो गई, ये तो अप्रोक्सीमेटली हमारे जितनी हो गई अडल्ट के बराबर, तो ये तो नहीं होने वाला है। 30 ml, 50 ml, 100 ml, ठीक है। तो यहाँ पे 50 ml होती है वो ब्लैडर की रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। 50 ml ब्लैडर की रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। किसकी होती है स्टूडेंट? रेजिडुअल वॉल्यूम ब्लैडर की होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम ब्लैडर की होती है, ठीक है। तो तीसरा भी कट हो गया। चौथा जो 100 ml होता है, दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ स्टोमक, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ स्टोमक। तो ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला है। बच गया क्या? 30 ml, 30 ml। एक न्यूबॉर्न के अंदर ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वो 30 ml तक ही होती है, 30 ml तक ही यूरिन को स्टोर कर सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूबॉर्न में ब्लैडर की कैपेसिटी 30 ml। इन्फेंट में ब्लैडर एब्डोमिनल कैविटी में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखो स्पेशल क्या है। यस, 30 ml, 600 से 800 ml इन अडल्ट ब्लैडर, यानी 1000 मानते हैं लेकिन ये एवरेज है। 600 से 800 ml, 600 से 800 ml इन ब्लैडर अडल्ट कैपेसिटी होती है स्टूडेंट, ठीक है। हमारे अंदर है 30 ml इन नॉर्मल, 30 ml इन नॉर्मल न्यूबॉर्न, नॉर्मल न्यूबॉर्न में 30 ml होती है और 50 ml नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। कई बार पूछ लेते हैं कि ब्लैडर की रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, बोले 50 ml होती है ना। एक न्यूबॉर्न के अंदर 30 ml होती है, वो रेजिडुअल नहीं है, वो कैपेसिटी है, ठीक है। और हमारे अंदर होती है 600 से 800 ml कैपेसिटी, ब्लैडर की कैपेसिटी। क्लियर स्टूडेंट? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉर्मल बन लेवल इन प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन में बन का मतलब हो गया, बन का मतलब कौन सी वैल्यू इंडिकेट करवा रही? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल प्रेग्नेंट वुमन में पूछा है, प्रेग्नेंट वुमन में पूछा है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल एक हेल्दी बेबी, एक हेल्दी अडल्ट है, उसमें 8 से 25 mg पर डेसीलीटर होता है स्टूडेंट। हमारे अंदर जो बन का लेवल होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल होता है वो 8 से 25 mg पर डेसीलीटर होता है। यहाँ पे किसका पूछा है? तो ये तो काट दो, पहला वाला तो काट दो, ये तो अडल्ट का है, प्रेगनेंसी का नहीं है, अडल्ट का है, प्रेगनेंसी का नहीं है। नेक्स्ट देखो 5 से 18 mg पर डेसीलीटर, 5 से 18 mg पर डेसीलीटर, 6 से 21 mg पर डेसीलीटर और 5 से 12 mg पर डेसीलीटर। अब क्या होता है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बॉडी के अंदर फ्लूइड ज्यादा होने से ये नाइट्रोजन लेवल कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा होता है, ज्यादा गेन होता है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे 5 से 12 mg पर डेसीलीटर, 5 से 12 mg पर डेसीलीटर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर बन का लेवल होता है, बन का लेवल होता है। ये आपका राइट आंसर है, ये आपका 5 से 12 mg पर डेसीलीटर राइट आंसर है, जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर बन का लेवल इंडिकेट करवाता है। क्लियर स्टूडेंट? इसके अलावा हम और भी बातें करेंगे, आ जाओ एक्सप्लेनेशन के अंदर। क्वेश्चन समझ में आया? देखो पहला देख लिया कि मेल अडल्ट के अंदर कितना होता है, तो बोले 8 से कितना है? 8 से 25 mg किस में होता है? अडल्ट मेल में होता है। आ जाओ फीमेल की भी बात कर लेते हैं। फीमेल के अंदर
6 से 21 mg होता है, थोड़ा कम होता है अडल्ट से थोड़ा कम होता है, मेल से थोड़ा कम होता है। मेल के अंदर ये 8 से 25 होता है, तो फीमेल के अंदर 6 से 21 होता है। फीमेल में 8 से 25, तो फीमेल में 6 से 21 mg पर डेसीलीटर होता है। चिल्ड्रन में 5 से 18 होता है। चारों ऑप्शन आपको मिल गए। पहला ऑप्शन था 8 से 25, बोले मेल अडल्ट में होता है। दूसरा ऑप्शन था 6 से 21, बोले अडल्ट फीमेल में होता है। तीसरा ऑप्शन था 5 से 18, बोले चिल्ड्रन में होता है। और चौथा ऑप्शन था 5 से 12, जो किस में होता है? प्रेग्नेंट लेडी में होता है। तो आपको याद रखना कि प्रेग्नेंट लेडी में 5 से 12, चिल्ड्रन में 5 से 18, फीमेल में 6 से 21, अडल्ट मेल में 8 से 25। क्लियर? ये वैल्यू कुछ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज मैक्सिमम सोडियम आर रीएब्जॉर्ब? मैक्सिमम सोडियम आर रीएब्जॉर्ब। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपके नेफ्रॉन है, ठीक है, ये बोमेन का कैप्सूल, ये क्या है? आपका पीसीटी है। पीसीटी के बाद में ये घूम गया है, और इस प्रकार से कुछ थिंग्स अराइज की है। यस। अब क्या हुआ कि यहाँ से कंटेंट्स फिल्टर हुए, किडनी से, नेफ्रॉन से फिल्टर हुए, बोमेन कैप्सूल से आए, और बोमेन कैप्सूल से किस में आ गए? पीसीटी। ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूबुल्स। दिस इज द लूप ऑफ हेनले, एंड दिस आर डीसीटी। लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट्स हैं, जिनको क्या कर लेती है? किडनी वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ की जो दीवार होती है, इस पे स्पेशल ब्रश पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर सेल पाई जाती है, जिनका काम रीएब्जॉर्प्शन करना होता है। स्टूडेंट क्या करना? रीएब्जॉर्प्शन करना होता है। कंटेंट्स को वापस रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी कि 99% कंटेंट्स वापस क्या हो जाएंगे? रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। ऐसे हमारी बॉडी के दो कंटेंट्स जिनकी हमने बात की थी, ग्लूकोज और एमिनो एसिड, 100% रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। 100% रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो 100% रीएब्जॉर्ब कौन कौन से होते हैं? तो बोला ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड, ग्लूकोज दोनों 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी कंटेंट्स होते हैं 99% वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम सोडियम आर रीअब्जॉर्ब, सबसे ज्यादा सोडियम कहाँ रीअब्जॉर्ब होता है? ये जो ब्रश बॉर्डर सेल्स आपको दिख रही है, ये ब्रश बॉर्डर सेल्स सोडियम का भी क्या करती है स्टूडेंट? रीअब्जॉर्ब करती है। सोडियम का भी रीअब्जॉर्ब करती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा सोडियम अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं 60% सोडियम वापस यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 60% सोडियम वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो सबसे ज्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब कहाँ से होता है? पीसीटी से। लूप ऑफ हेनले से कम होता है, उसके बाद में डीसीटी में भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम सोडियम पीसीटी। इसके अलावा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट में तो नहीं होता, इसमें भी होता है लेकिन बहुत कम होता है दोनों में। तो राइट आंसर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूबुल्स। क्लियर? देख लो, एक्सप्लेनेशन है पीसीटी में 100% रीअब्जॉर्ब कौन कौन से कंटेंट्स का होता है? ग्लूकोज का और एमाइनो एसिड का। याद रखना है 100%। 60% किसका होता है स्टूडेंट? सोडियम का। अभी हमने बोला पीसीटी के अंदर सबसे ज्यादा सोडियम का रीअब्जॉर्ब होता है। क्लियर? 80% बाइकार्बोनेट, 80% बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहां से? पीसीटी से। पोटेशियम का भी होता है, वाटर का भी होता है। ये सारी चीजें कहां से? पीसीटी से रीअब्जॉर्ब होती हैं। पीसीटी से रीअब्जॉर्ब होती हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इसके अलावा पानी होता है, पोटेशियम, सोडियम और बाइकार्बोनेट, सारे कंटेंट पीसीटी से एब्जॉर्ब होते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये दोनों याद रखना है, सोडियम भी कहां से सबसे ज्यादा, और बाइकार्बोनेट और ग्लूकोज, एमाइनो एसिड। क्लियर? बहुत अच्छे, याद रहेगा आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई डू वी यूरिनेट मोर इन वेट एंड कोल्ड मंथ? कोल्ड मंथ होता है, ठंड का मौसम होता है, तो ठंड के मौसम में या फिर बरसाती मौसम में, बरसात के मौसम में और ठंड के मौसम में हमको यूरिन पास आउट कम क्यों होता है? हमको यूरिन पास आउट कम क्यों होता है? तो वाई डू वी यूरिनेट मोर, सॉरी ये है ज़्यादा क्यों होता है? वेट और कोल्ड इन्वायरमेंट में ज़्यादा यूरिन आउटपुट क्यों होता है ना? ज़्यादा यूरिन है, ज़्यादा यूरिन आउटपुट क्यों होता है? तो ज़्यादा यूरिन आउटपुट है इस मंथ में क्यों होता है? देखो पहला है किडनी बिकम मोर एक्टिव। ऐसा कुछ नहीं होता है कि किडनी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी तो ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आंसर नहीं होने वाला है। किडनी है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है, ठीक है, मोर एक्टिव नहीं होती है, कट कर दो। इंक्रीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन, कूल इन्वायरमेंट में एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है? नहीं होता है, उतना ही होता है, कट कर दो। नेक्स्ट आ जाओ, स्वेटिंग इन मच मोर, मच रिड्यूस, क्योंकि ठंड के इन्वायरमेंट में पसीना नहीं आता है, पसीना नहीं आता है, पसीना नहीं आता तो वाटर लॉस नहीं होता है, स्किन के द्वारा वाटर लॉस नहीं होता है। इस प्रकार के वाटर लॉस को इनसेंसिबल वाटर लॉस बोलते हैं। इनसेंसिबल वाटर लॉस का मतलब होता है ऐसा वाटर लॉस जो दिखता नहीं है, ऐसा वाटर लॉस जो दिखता नहीं है उसको इनसेंसिबल वाटर लॉस बोलते हैं स्टूडेंट। तो देखो इनसेंसिबल वाटर लॉस, इनसेंसिबल वाटर लॉस स्किन के द्वारा 600 से 800 ml होता है, 600 से 800 ml होता है। ये कूल और वेट इन्वायरमेंट में नहीं होता है, तो फिर किधर से होता है? यूरिन के द्वारा होता है, यूरिन के द्वारा होता है। तो स्वेट कम हो जाने से यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। हमारे बॉडी में जो इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है वो दो ऑर्गन करते हैं, लंग्स करता है, स्किन करती है। लंग्स कितना करता है? 400 से 600 ml करता है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, ध्यान देना है। यहाँ पे लंग्स कितना? 400 से 600, स्किन कितना? 600 से 800। दोनों कौन से? इनसेंसिबल वाटर लॉस करते हैं, जो दिखता नहीं है हमको। हम सांस बाहर छोड़ते हैं, पानी बाहर आता है, हमको दिखता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के कंटेंट को बोलते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस वाले। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, इंपेयरमेंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इंपेयरमेंट करेगा तो ज़्यादा क्या होगा? यूरिन आउटपुट होगा। तो ये तो अबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। तो राइट आंसर है स्वेटिंग इज मच रिड्यूस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि स्वेटिंग कम होती है, स्वेटिंग कम होती है क्योंकि कूल और वेट इन्वायरमेंट के अंदर यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है ना। हमने देख लिया था कि इनसेंसिबल वाटर लॉस नहीं हो रहा था। क्लियर स्टूडेंट? आगे चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम के बेस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाला क्वेश्चन है भैया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट बाय द, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एट्रिया ऑफ द हार्ट का जो एट्रिया वाला है, एट्रियम वाला पार्ट है, उससे सीक्रेट होता है। और किसको रेगुलेट करता है? बीपी को रेगुलेट करता है स्टूडेंट, बीपी को रेगुलेट। क्वेश्चंस क्या बोला? नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है जो हमारे हार्ट के एट्रियम से क्या होता है? रिलीज होता है, सीक्रेट होता है और बीपी को कंट्रोल करना। नाम बताना, उसका नाम बताना है। इरिथ्रोपोइटिन वाला कंटेंट्स होते हैं। ये इरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है स्टूडेंट? किडनी से रिलीज होता है। तो इसको तो यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। किडनी नहीं पूछा, उन्होंने हार्ट पूछा है। तो किडनी से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, जैसे इरिथ्रोपोइटिन जो क्या करते हैं, यहाँ पे आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं।
ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहाँ से रिलीज होते हैं स्टूडेंट? तो बोलते हैं कहाँ से? किडनी से ही होते हैं, ठीक है। ये भी किडनी में एक्शन करते हैं। वैसे ADH होता है वो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, लेकिन यहाँ किडनी पे एक्शन करता है, हार्ट से रिलीज नहीं होता है, ठीक है। तो ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, वो हार्ट से रिलीज नहीं होने वाले। थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन से पता लग रहा है थायराइड ग्लैंड है, थायरोक्सिन का मतलब थायराइड ग्लैंड से, तो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही बचा है, एरिथ्रोपोएटिन किडनी आ गया, ADH किडनी के ऊपर एक्शन कर रहा है, किडनी वाला, इसके अलावा थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। बच गया क्या? इज द एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन, एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ANH, ANH, ANH। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारे हार्ट के चेम्बर स्पेशली एट्रियम से जो हार्मोन रिलीज होता है स्पेशली कौन सा? बोले नॉन स्टेरॉइड होता है। कौन सा? नॉन स्टेरॉइड होता है। कौन सा होता है? तो बोलते हैं ANH। ANH का मतलब एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन, नाट्रियूरेटिक हार्मोन याद रखना है, ठीक है। आ जाओ एक्सप्लेनेशन में आ जाओ। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात और करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ANH एट्रियल कोऑर्डिनेशन, एट्रियल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कार्डियो डायलेशन। कार्डियो डायलेशन मतलब हमने पढ़ा था कि बीपी को कैसे कंट्रोल करेगा। बीपी को कंट्रोल ऐसे करेगा कि ये हार्ट के जो पर्टिकुलर चेंबर होता है उसको डायलेट कर देगा, डायलेट कर देगा तो ब्लड वॉल्यूम कम, ब्लड का प्रेशर कम, तो बीपी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया? कार्डियो डायलेशन इज ए एंड इज द पावरफुल वेजोडाइलेटर, पावरफुल वेजोडाइलेटर, मसल्स वेसल्स, मसल्स वेजोडाइलेटर होता है जो हाइपरटेंशन के अगेंस्ट काम करता है, और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि ANH की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? तो 22 से 27 पिकोग्राम पर ml इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है स्टूडेंट। 22 से 27 पिकोग्राम पर ml किसकी वॉल्यूम होती है, किसकी नॉर्मल वैल्यू होती है? ANH की होती है। ANH कहां से? बोले हार्ट के एट्रियम वाले पार्ट से रिलीज होता है। क्या काम करता है? बीपी को कम करता है। याद रहेगी इतनी बातें। चलो आगे चलते। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। GMCH का क्वेश्चन है भाई, GMCH का क्वेश्चन है, लेकिन अब एम्स का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो आ जाओ इधर। इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि हमारे जो कंटेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना। बॉडी के अंदर फ्लूइड में कंसंट्रेशन ज्यादा, ग्रेविटी का मतलब डिपोजिशन वाले कंटेंट्स ज्यादा होते हैं। कौन सी कंडीशंस में होते हैं? आया क्वेश्चन है GMCH के अंदर। तो अब की बार गलत नहीं करना है, पिछली बार गलत हो गया होगा, अब की बार गलत नहीं करना है। अब की बार हम पढ़ के जाएंगे और विद रेशनल पढ़ के जाएंगे। आ जाओ। तो पहला है एल्कलोसिस। एल्कलोसिस का मतलब होता है बॉडी के अंदर pH है वो बढ़ गई, pH बढ़ गई। तो pH बढ़ने से स्पेसिफिक ग्रेविटी कम नहीं होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन कम हो गया तो एल्कलोसिस है वो नहीं होने वाला, एल्कलोसिस नहीं होने वाला। डिहाइड्रेशन में फ्लूइड कम, कंसंट्रेशन ज्यादा, फ्लूइड कम, फ्लूइड लॉस हो गया। वोमिटिंग के द्वारा, डायरिया के द्वारा क्या लॉस हो गया? फ्लूइड लॉस हो गया, बोले डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन में कंसंट्रेशन बढ़ेगी। चलो और भी देख लेते हैं। डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर यूरिन आउटपुट बढ़ता है, यूरिन आउटपुट बढ़ता है, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो नहीं बढ़ती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बढ़ती है, कम होती है, कम होती है। ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। ग्लोमेरुलार नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलार नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलार का मतलब ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस वो पार्ट जहां पे नेफ्रॉन अराइज हो रहे थे उनका इन्फ्लामेशन, दिस मीन द ग्लोमेरुलार नेफ्राइटिस। ये अब कंडीशंस है जिसके अंदर भी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बढ़ने वाली है, नहीं बढ़ने वाली है। हमने देख लिया यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज किस में होती है? डिहाइड्रेशन में होती है स्टूडेंट। किस में होती है? डिहाइड्रेशन में होती है। और भी बहुत सारी कंडीशन है, यहाँ पे सब देख लेते हैं। आ जाओ रेशनल में आ जाओ।
सबको क्लियर करते हुए चलेंगे हम। देखो एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती कितनी है। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010 से लेकर 1.025, यानी कि 1.010 से 1.025 तक की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो कई बार ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.030 तक चली जाती है। 1.030 तक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, और 10110 से कम तो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। आज हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो बड़ी है, बड़ी वाली बात हुई है। तो किस किस में बड़ी है, सब में बात करेंगे। आ जाओ पहले देखो, पहली टर्म का भी क्वेश्चन बन रहा है, कर देंगे इजीली। आगे आ जाओ, इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को बोलते हैं हाइपरस्थेन्यूरिया। हाइपरस्थेन्यूरिया यदि कम हो जाए तो दिस इज द हाइपोस्थेन्यूरिया। यदि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाए तो उसको तो हाइपो बोलते हैं। हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा होता है। तो ये बहुत इजी हो गया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हाइपरस्थेन्यूरिया, डिक्रीज हाइपोस्थेन्यूरिया। ठीक है, दो टर्म आपको क्लियर होगी। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, इस टर्म को बोलते क्या है। आगे आ जाओ, हिपेटिक डिसऑर्डर। कई बार लीवर की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें एसाइटिस वगैरह हो जाता है। तो कई बार किसके चांस बढ़ जाते हैं, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी के चांस होते हैं। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है, किस में बढ़ती है स्टूडेंट, हिपेटिक डिसऑर्डर में बढ़ती है। नेक्स्ट आ जाओ, डायरिया के अंदर बढ़ती है। ये आ गया आपका क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन इसका राइट आंसर था। डिहाइड्रेशन में बढ़ती है, डायरिया में बढ़ती है, बहुत ज्यादा पसीना निकल जाता है बॉडी से तब बढ़ती है। हार्ट फेल हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं बन पाता, बीपी वगैरह कम हो जाती है तब। इसके अलावा नेफ्रोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोसिस का मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और SIADH सडन इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सडन इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसमें क्या होता है, एडीएच का लेवल बढ़ता है। एडीएच का लेवल बढ़ेगा तो एंटी डायूरेटिक क्या करेगी, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगी। बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, सिंड्रोम, मिस्टेक, syndrome of inappropriate एंटीडायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो आपको इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक ही क्वेश्चन याद नहीं रखना है, बहुत सारे रखना है। हिपेटिक डिसऑर्डर के अंदर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है, हार्ट फेलियर के अंदर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है, डायरिया में बढ़ती है, डिहाइड्रेशन में बढ़ती है, इंक्रीज स्वेटिंग में बढ़ती है, SIADH में बढ़ती है, सब में बढ़ती है। ठीक है, लेकिन डायबिटिक इंसिपिडस में कम होती है, डायबिटीज इंसिपिडस में कम होती है। तो कम किस में होती है स्टूडेंट, डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटिक मेलाइटस, इनके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कम देखने को मिलती है, आपको कम देखने को मिलती है, याद रखना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब देख ले कि ग्लोमेरुलस वाला पार्ट का जो नेफ्रॉन है उसमें क्या हो गया स्टूडेंट, इन्फ्लामेशन हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या आएगा, अब देखो क्या है कि स्पेसिफिक जो बात कर रहे हैं वो ये है, ठीक है, कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है वो है क्या। देखो बहुत समझ में आने वाली बात है जो इजीली आ जाएगा। ये आपका क्या है, एक नेफ्रॉन का बोमन वाला कैप्सूल जिसके अंदर
क्या देखने को मिल रही थी यहाँ पे आपको, कैपिलरीज, कैपिलरीज का गुच्छा था, कैपिलरीज का गुच्छा था, कहाँ पे था, ग्लोमेरुलस में था। इस ग्लोमेरुलस पार्ले पार्ट के जो नेफ्रॉन होते हैं उसका क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ से फिल्ट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पे ब्लड अक्यूमुलेट होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट, ब्लड अक्यूमुलेट हो जाएगा, ब्लड अक्यूमुलेट हो जाएगा। और अब की बार क्या हुआ था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो अब की बार ब्लड भी फिल्टर होगा, आरबीसी भी फिल्टर होगी, आरबीसी फिल्टर होगी तो आपको यूरिन में पहली बार क्या मिलेगा, यूरिन में ब्लड मिलेगा, हेमेच्यूरिया, ब्लड मिलेगा किधर, यूरिन में, हेमेच्यूरिया होगा, हेमेच्यूरिया होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि सारा ब्लड ही नहीं आएगा, कुछ ब्लड यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि डिपॉजिट हो गया और डिपॉजिट होके ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, पुराना हो गया तो ब्लैक हो गया, रेड से ब्लैक हो गया। अब वो पुराने वाला भी आएगा, पुराने वाला भी आएगा तो अब की बार यूरिन का कलर और ज्यादा चेंज होने वाला है। और कैसा कलर होगा अब की बार, तो बोलेंगे दिस आर डार्क कोला कलर, डार्क कोला कलर यूरिन किस में देखने मिलता है स्टूडेंट, यस डार्क कोला कलर यूरिन मिलता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, अर्ली साइन होता है हेमेच्यूरिया, अर्ली साइन होता है हेमेच्यूरिया, हेमेच्यूरिया कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है कोला कलर यूरिन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार दोनों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों याद रहेंगे, दोनों याद रहेंगे। पीटिंग एडिमा होती है लेकिन ये बाद में देखने को मिलती है, पेटिंग एडिमा जब सीवीएटी आ जाती है पर्सन्स की तब देखने को मिलती है। पीटिंग एडिमा का मतलब क्या होता है कि पर्सन्स में जहां पे एडिमा होती है उसको आप दबाओगे तो वहां पे खड्डे पड़ जाएंगे, डग हो जाएंगे, इस प्रकार की एडिमा को बोलते हैं पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा स्पेशली जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है उसमें सबसे ज्यादा पहले कहां होती है, आई के अंदर होती है, ऑर्बिटल मसल्स में पाई जाती है। ऑर्बिटल मसल्स में सबसे पहले पाए जाने का कारण क्या है कि ऑर्बिटल कैविटी की चारों तरफ की मसल्स बहुत ज्यादा क्या होती हैं, वीक होती हैं, बहुत ज्यादा वीक होती हैं। बहुत ज्यादा वीक होने के कारण सबसे पहले क्या आता है, वहां पे एडिमा आता है, सबसे पहले एडिमा आता है। तो वो एडिमा आपको सबसे पहले कहां देखने को मिलेगा स्टूडेंट, क्या देखने को मिलेगा, पिटिंग वाला एडिमा, ऑर्बिटल पेरी ऑर्बिटल मसल्स। हाइपरटेंशन होता है लेकिन बाद में होता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, कोला कलर यूरिन। क्लियर स्टूडेंट, देखो आंसर है ये वाला, डायरेक्ट कोला कलर यूरिन बिकॉज ओल्ड रेड ब्लड सेल, ओल्ड रेड ब्लड सेल के कारण कैसा कलर आ गया, डायरेक्ट कोला कलर। हेमेच्यूरिया इज द अर्ली साइन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बेस के अकॉर्डिंग। आगे आ जाओ, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन, किडनी के अंदर स्टोन बनते हैं, ये स्टोन है, ये बहुत वेरियस टाइप के होते हैं और आपने ये पढ़े भी हैं। तो यहाँ पे आंसर देना है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन, रीनल में जो स्टोन बनते हैं वो मोस्टली कौन से स्टोन बनते हैं। आपके ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सिलेट के स्टोन, यूरिक एसिड के स्टोन, सिस्टिक स्टोन और रेडियो ओपेक स्टोन, रेडियो ओपेक स्टोन। पहले बात पकड़ लो इसकी, रेडियो ओपेक स्टोन का मतलब ये होता है कि जब आप एक्सरे करते हो तो उसमें स्टोन दिख जाते हैं, उसमें स्टोन दिख जाते हैं, उनको बोलते हैं रेडियो ओपेक स्टोन। रेडियो ओपेक स्टोन, रेडियो ओपेक स्टोन होते हैं, कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो रेडियो ओपेक स्टोन होते हैं ये कैल्शियम ऑक्सिलेट के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट के होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं। ये दोनों कलर के जो दोनों टाइप के जो स्टोन होते हैं ये एक्सरे में दिखते हैं, एक्सरे में दिखते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियो ओपेक स्टोन। एक होता है रेडियो ल्यूसेंट, एक होता है रेडियो ल्यूसेंट। रेडियो ल्यूसेंट है वो एक्सरे में नहीं दिखते हैं, वो एक्सरे में नहीं दिखते हैं, एक्सरे में नहीं दिखते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन, यूरिक एसिड के स्टोन एक्सरे में नहीं दिखते हैं। सिस्टीन के स्टोन, सिस्टीन के स्टोन भी किसमें नहीं दिखते हैं,
अक्सरे में नहीं दिखते हैं। इसके बेस के ऊपर भी हम स्टोन को क्लासिफाइड करते हैं। तो रेडियो ओपेक स्टोन ऐसे स्टोन जो अक्सरे में दिखते हैं, कौन से? कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ऐसे स्टोन जो अक्सरे में नहीं दिखते हैं, यूरिक एसिड और सिस्टीन के स्टोन नहीं दिखते हैं। पहला ऑप्शन को कट कर दो, लास्ट इसको कट कर दिया। आगे चलो, सिस्टिक स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन और कैल्शियम ऑक्सिलेट। सबसे ज्यादा स्टोन होते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट के, सबसे ज्यादा स्टोन होते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट के होते हैं स्टूडेंट। कैल्शियम ऑक्सिलेट होते हैं वो एल्केलाइन नेचर के होते हैं, इन स्टोन को परमेंट करने के लिए पर्सन को एसिडिक डाइट खानी पड़ेगी, तब जाके स्टोन क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, आगे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, हम बात करेंगे। ये जो स्टोन होते हैं एल्कलाइन नेचर के होते हैं, यूरिक एसिड वाले और सिस्टीन वाले एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के। ठीक है, राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्सिलेट। कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन इज द मोस्ट कॉमन स्टोन, इज एल्कलाइन नेचर के, एंड यूरिक एसिड और सिस्टीन स्टोन होते हैं, दिस इज द एसिडिक स्टोन होते हैं। ये बहुत कम रेयरली देखने को मिलते हैं पर्सन्स में, लेकिन सबसे ज्यादा होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सिलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं स्टूडेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ए नर्स इज केयरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलने वाला है एग्जाम में, मिलने वाला है। आ जाओ कंसंट्रेशन के साथ देखो क्या है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ एनजी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है, उस नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से क्या कर रही है? यस, अटैच टू ए लो सक्शन, एनजी ट्यूब से सक्शन कर, मतलब एनजी ट्यूब को किससे कनेक्ट करवा दिया? लो सक्शन से कनेक्ट करवा दिया, द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट लुकिंग दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क विच एसिड बेस डिसऑर्डर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पर्सन के एनजी डाली है, उस एनजी को किससे कनेक्ट कर दिया? लो सक्शन से कनेक्ट कर दिया, यानी कंटिन्यूस सक्शन हो रहा है। यहां पे नर्स कौन सा एसिड बेस डिसऑर्डर को असेस करेगी? आ जाओ ऑप्शन पे आ जाओ। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जब एनजी डालते हैं रेस्पिरेटरी की बात ही नहीं करते हम, ठीक है, कट कर दो इसको। जहां पे रेस्पिरेटरी की बात है दोनों को कट कर दे, तो दो ऑप्शन तो कट हो गई। आगे चलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी की बात करते हैं तो जब ब्रीथिंग होती है और CO2 होती है तब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे हम सिक्रेशन निकाल रहे हैं, और वो भी कहाँ से निकाल रहे हैं? हम स्पेशली कहाँ से निकाल रहे हैं? पर्सन्स के एनजी, जो अब इसोफेगस के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं एनजी। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। देखो अच्छी तरह से समझना, ये आपको एग्जाम में मिलेगा और आप इसको सही करके आना है। ठीक है स्टूडेंट, एक पर्सन है, इस पर्सन्स का ये क्या है? इसोफेगस है, जो आगे जाके स्टोमक में मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या किया हमने? एक एनजी डाली, उस लो सक्शन से अटैच किया, और यहाँ आपको पता है स्टोमक में क्या है? HCl है। लो सक्शन से क्या हुआ कि ये जो HCl है इसको हमने बाहर निकाल दिया। लो सक्शन से इस HCl को बॉडी से क्या कर दिया हमने? बाहर निकाल दिया। अब अक्सर बॉडी से बाहर निकाल देंगे इसको, तो अब की बार HCl होते हैं, यानी H आयन है, तो क्या है? एसिडिक है। अब एसिड को हमने बाहर निकाल दिया, बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ जाएगा? एल्केलाइन का लेवल बढ़ जाएगा। बॉडी के अंदर जब एसिड बाहर निकल जाएंगे तो एल्केलाइन बढ़ने वाले हैं, एल्केलाइन का लेवल बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक कंडीशन आने वाली है, तो मेटाबॉलिक कंडीशन HCl निकल गए तो मेटाबॉलिक कौन सा होने वाला है? एल्केलोसिस होने वाला है। रेशनल समझ में आया? चलो ठीक है। इससे रिलेटेड एक होता है कई बार इलियोस्टोमी,
स्टूडेंट ध्यान देना, इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी में क्या करते हैं, इलियोस्टोमी में क्या करते हैं, इलियम पे ओपनिंग करते हैं और वहां से सिक्रेशन निकालते हैं। इलियम पे ओपनिंग करके सिक्रेशन निकालेंगे। अब आपको पता है कि जब इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, डुडेनम वाला पार्ट और फिर उसके बाद में जेजुनम और इलियम वाला जितने भी पार्ट है, उसके अंदर जितने भी सिक्रेशन होते हैं वो सारे एल्किलाइन होते हैं, वो सारे एल्किलाइन नेचर के होते हैं। हमने क्या कर लिया कि अब की बार इलियम के अंदर ओपनिंग करके सिक्रेशन निकालिए। कौन से सिक्रेशन निकाले, एल्किलाइन वाले सिक्रेशन निकाले। कौन सी कंडीशन आ जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का समझ में आई बात। जैसे डायरिया वाले पर्सन्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वोमिटिंग वाले में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, वोमिटिंग माउथ से और ये HCl बाहर जा रहे हैं, HCl कम, एल्कलाइन बढ़ेंगे। डायरिया में एल्कलाइन बाहर जा रहे हैं, एसिड बढ़ेंगे। क्लियर, क्लियर, ओके। ठीक है, तो ये इसका रेशनल है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एनजी ट्यूब का सक्शन जब करते हैं, एनजी ट्यूब का जब सक्शन करते हैं तो स्टूडेंट क्या लॉस होता है, HCl, एसिड लॉस होता है। और एसिड सक्शन के द्वारा जब लॉस होता है तो बॉडी के अंदर कौन सा नेचर आ जाता है, एल्किलाइन, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। क्लियर, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लाइंट अराइव एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। पर्सन को कहाँ लाया गया, अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है। तो जो अब जैसे इमरजेंसी की बात करेंगे, केयर तुरंत करेंगे, केयर तुरंत करने वाली प्रोसेस होती है। देखो, इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द कंप्लेन ऑफ द लो एब्डोमेन प्रेशर, लो एब्डोमिनल सॉरी पेन। पर्सन्स की क्या हो रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है, जैसे उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया, बोल रहा है कि एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन के नीचे वाले पार्ट, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, उसके लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है। और क्या हो रही है, हेमेचूरिया, यूरिन के साथ ब्लड निकल रहा है, यूरिन के साथ ब्लड निकल रहा है। दो बातें समझ में आ गई आपको कि एक तो लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, और यूरिन के साथ क्या हो रही है, ब्लड जा रहा है, यूरिन के साथ ब्लड जा रहा है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द क्लाइंट इज एफिब्राइल, द क्लाइंट इज एफिब्राइल and the nurse next assess the client to determine of which condition। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, लो एब्डोमेन पेन हो रहा है, यूरिन के साथ ब्लड जा रहा है, एफिब्राइल की कंडीशन है, एफिब्राइल की कंडीशन है। नर्स कौन सी कंडीशन को असेस करेगी, कौन सी कंडीशन को, पाइलोनेफ्राइटिस। लो एब्डोमेन पेन नहीं होता है, ये लो एब्डोमेन पेन नहीं होता, फ्लंक एरिया में पेन होता है, ठीक है, तो ये नहीं होने वाला है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में चलो हमने मान लिया कि हेमेचूरिया होती है, लेकिन उसके साथ बॉडी के अंदर फीवर की कंडीशंस भी आती है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये कंडीशन नहीं होने वाली, ये कंडीशन भी नहीं होने वाली है। आगे चलो, ट्रॉमा टू द ब्लेडर और एब्डोमेन, ब्लेडर और एब्डोमेन में ट्रॉमा हो गया है, ब्लेडर और एब्डोमेन में ट्रॉमा हो गया है, उस कंडीशंस में लो एब्डोमिनल पेन और हेमेचूरिया होगा, एफिब्राइल कंडीशंस आने वाली है, ठीक है। तो ये राइट आंसर है, लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि रीनल कैंसर इन द क्लाइंट फैमिली, रीनल कैंसर इन द क्लाइंट फैमिली। हिस्ट्री कलेक्ट किया है कि फैमिली के अंदर कैंसर था, पर्सन्स में भी कैंसर होता है, लेकिन आपको पता है कैंसर में पेन नहीं होता है, कैंसर में पेन नहीं होता है, लास्ट स्टेज में जाके जब अदर ऑर्गन प्रभावित होते हैं तब होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है, लास्ट का ऑप्शन नहीं होने वाला है। राइट आंसर होगा जब ट्रॉमा हो जाएगी, ट्रॉमा किधर होगा बच्चे, तो हम बोलेंगे ब्लेडर के अंदर और एब्डोमेन में जब ट्रॉमा होती है तब ऐसा कुछ होने वाला है, यस। तो राइट आंसर होगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते ही नर्स बोल देगी कि आपके ब्लेडर और एब्डोमेन में क्या है, ट्रॉमा है। क्लियर, देखो रेशनल है वो ये है कि ब्लेडर ट्रॉमा और इंजरी should be considered and suspected in the client। कौन सी ट्रॉमा अराइज कर रही है, ट्रॉमा ब्लेडर का इंजरी के
या ट्रॉमा या इंजरी हो रही है ब्लैडर की, ठीक है, विथ लो एब्डोमिनल पेन है और हेमेचूरिया है, मतलब ब्लैडर है वो ट्रोमेटिक हो गया है। आगे चलो बात, ये तो पहले का हमने रेशनल जो उत्तर था उसका मिल गया। आगे चलो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस वुड बी अकम्पनीड बाय द फीवर। यस, फीवर होती है दोनों के अंदर। यहाँ पे एफिब्राइल थी, पर्सन में फीवर थी नहीं, पर्सन में फीवर नहीं थी। तो यदि लो एब्डोमिनल पेन, हेमेचूरिया और फीवर होती फिर हम सोचते, फीवर नहीं है, दोनों को हटा दो, दोनों को हटा दो, दोनों हट गए, ठीक है, फीवर है एंड एट दस नॉट एप्लीकेबल इन डिस्क्राइब इन द क्वेश्चन, ये कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है इसलिए कट हो गया था। आगे चलो, रीनल कैंसर वुड नॉट कॉज पेन, रीनल कैंसर में पेन फील नहीं होता है, लो एब्डोमिनल पे पेन फील नहीं होता है, ठीक है, रेदर द पेन वुड बी इन द फ्लंक एरिया, लो एब्डोमिनल में पेन नहीं होता, फ्लंक एरिया में होता। हमने फ्लंक एरिया की बात की थी कि जो लोअर की रिब्स है, लोअर रिब से लेकर आपकी हिप का एरिया है, उसके बीच के एरिया, पीछे वाला एरिया को फ्लंक एरिया बोलते हैं, जहां पेन होता है किडनी के अंदर, ठीक है। तो ये लास्ट में होगा, यहाँ पे नहीं होता है स्टूडेंट। तो ये रेशनल आपको समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है।